तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, ठीक है? किस तरीके से गूगल के मैप को लगाया जाता है, ठीक है? अब इतना चूँकि आप सीख गए हैं तो हमने बोला था कि अब प्रोजेक्ट को रोकेंगे थोड़ा टाइम के लिए, जब तक कि हम रेस्ट एपीआई और स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं पढ़ लेते। बट रेस्ट एपीआई और स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ने से पहले एक छोटा-सा टॉपिक, जो 1 दिन का टॉपिक है, वो हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है टाइम लीव। टाइम लीफ है क्या भाई साहब? सबसे पहली सवाल तो यही आ रहा होगा मन में कि व्हाट इज़ टाइम लीफ? तो जीएसपी जिसने पढ़ा है उसको टाइम लीफ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएसपी क्या करता है, हमारे एचटीएमएल के कंटेंट को डायनेमिक करता है, ठीक है? लेकिन उसका एक्सटेंशन बदलना पड़ता था हमें। एचटीएमएल कंटेंट होता था, नो डाउट, पर हम लोग को एक्सटेंशन डॉट जेएसपी लगाना पड़ता था, तब जीएसपी वर्क करती थी। टाइम लीफ एक जावा बेस्ड सर्वर साइड टेम्पलेट इंजन है, जो कि यूज़ होता है डायनामिकली कंटेंट को रेंडर करने के लिए, फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। कंट्रोलर से कोई डेटा ले करके आप अगर व्यू पे यानी आपके ने फ्रंट एंड पे कोई डेटा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, कोई डेटा डायनामिकली रेंडर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टाइम लीफ यूज़ करते हैं। अभी तक हम जेएसपी का यूज़ किया करते थे। जेएसपी में भी हमें मिल जाते हैं। स्क्रिप्टलेट टैग है, एक्सप्रेशन टैग है, जेएसटीएल है, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, हम अपने अ, डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करा पाते थे। लेकिन थाइमलीफ जो है ना, थाइमलीफ की ब्यूटी ये है कि पहली चीज़ तो ये स्प्रिंग बूट में बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट थाइमलीफ को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़, थाइमलीफ में हमें अलग से एक्सटेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको याद होगा जब हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया था अपना एचटीएमएल वाला, तो हमने सबको रीनेम किया था डॉट जेएसपी बनाया था। लेकिन थाइमलीफ के पास ऐसी पावर है कि ये आपके एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल फाइल को ही ये डायनामिक बना देगी, और कहीं न कहीं जेएसपी से ज़्यादा पावरफुल भी है, और जेएसपी से लाइन ऑफ कोड भी थाइमलीफ में कम हो जाता है। लेकिन है बिल्कुल सेम ही काम कर, जो जेएसपी काम करती है वही थाइमलीफ भी काम करेगा। लेकिन थाइमलीफ का कोई अलग से एक्सटेंशन नहीं है, डॉट थाइमलीफ ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एचटीएमएल को ही डायनामिक बनाने के काम में आती है। तो अगर आप एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना रहे हो, मोनोलिथिक मतलब सारा कुछ कंटेनराइज़्ड है आपका एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे हम लोग का जो प्रोजेक्ट था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे है, सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ऐसे में हम अ, बैकएंड में अगर जावा यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट एंड में हमें जावा बेस्ड कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। तो हम जेएसपी यूज़ करते थे, आप थाइमलीफ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज आपको थाइमलीफ बताऊँगा। जो-जो काम हम जेएसपी में किया करते थे, वो काम हम थाइमलीफ में करके देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकएंड से कोई मैसेज आ रहा है तो थाइमलीफ उसको कैसे प्रिंट करेगी। बैकएंड से कोई लिस्ट आ रही है तो थाइमलीफ में कैसे प्रिंट करेंगे। थाइमलीफ में लूप कैसे चलाएँगे, थाइमलीफ में इफ एल्स कैसे बनाएँगे, स्विच कैसे बनाएँगे, ठीक है? थाइमलीफ में हम हेडर को कैसे इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सीखना है। तो थाइमलीफ क्या है? एक जावा बेस्ड सर्वर साइड में लिख देता हूँ, जावा बेस्ड सर्वर साइड टेम्पलेट इंजन। और थाइमलीफ के बहुत डिटेल में आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब थाइमलीफ तो भाई एक टेम्पलेट इंजन है, तो बहुत सारे टैग्स बनाए गए हैं इसके अंदर। बहुत सारे टैग्स आपको मिलेंगे, कुछ स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड टैग्स हैं, कुछ नॉर्मल टैग हैं, कुछ यूटिलिटी ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो मैं आपको थाइमलीफ एक इस तरह से डिज़ाइन करके बताऊँगा कि आप जितना चीज़ अभी तक जेएसपी में किए थे, वो सारी चीज़ आप थाइमलीफ में कर पाएँगे। उसके ऊपर कल को अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी आपने पढ़ा, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में मान लो कोई चीज़ आ रही है, या कोई सेशन की चेकिंग है या टोकन की चेकिंग है, वो अगर आपको करानी है, तो उसके लिए भी टैग्स आप एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है? तो थाइमलीफ एक जावा बेस्ड सर्वर साइड टेम्पलेट इंजन है, ठीक है? यूज़ क्या है? यूज्ड फॉर फॉर रेंडरिंग डायनेमिक डायनेमिक कंटेंट, ठीक है? डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करने के काम आता है।
इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि थाइमलीफ इट वर्क्स विथ डॉट एचटीएमएल, मतलब डॉट एचटीएमएल, एक्सएमएल या टेक्स्ट बेस्ड के साथ भी यूज़ होता है, लेकिन हम जनरली एचटीएमएल के साथ करेंगे, तो इट वर्क्स विथ डॉट एचटीएमएल फाइल ओनली। तो ये डॉट एचटीएमएल फाइल के साथ वर्क करेगी, तो हमें कोई जेएसपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी खूबसूरती है। इसके अंदर एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सपोर्ट है। ये स्प्रिंग बूट से बहुत अच्छी तरीके से कंपैटिबल है। स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग एमवीसी में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड बहुत सारे काम इसमें हम लोग करना सीखेंगे। तो आइए सीधा हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं और सीधा प्रैक्टिकली समझते हैं थाइमली। क्योंकि थ्योरेटिकली तो एक टेम्पलेट इंजन है, अब इसके कौन-कौन से टैग हैं, एट्रीब्यूट है, वही सीखना है। तो उसके लिए हम एक-एक यूज़ केस पकड़-पकड़ के और एक-एक टैग को, एट्रीब्यूट को समझेंगे। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं SB4 मैवन 17 वॉर, ठीक है? इसको अपने हिसाब से देख लेना आप। डिपेंडेंसी में लॉम्बॉर्ग, जीपीए, वैलिडेशन, वेब, मायस्क्वेल, ये एंड थाइमलीफ, ठीक है? यहाँ से अगर आपको यहाँ थाइमलीफ का ऑप्शन नहीं आएगा, यू कैन सर्च थाइमलीफ, ठीक है? थाइमलीफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको बस टिक कर लेना। एंड यहाँ आ गया थाइमलीफ, देन फिनिश। जब तक आपका प्रोजेक्ट बनना है, एक चीज़ और आप कर लेंगे कि थाइमलीफ के प्लगइन्स को आप इंस्टॉल कर लेंगे सो दैट आपको सजेशंस मिले। उसके लिए आप यहाँ पे जाएँगे, सर्च में, टॉप राइट कॉर्नर में, और जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था ना जेएसपी में, उसको आप चाहो तो थाइमलीफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसका एक क्लोन बना सकते हो थाइमलीफ में, अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे चल जाएँ और यहीं पे आपको मतलब उसका क्लोन बनाते समय आप बैकएंड तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना। सिर्फ जेएसपी को रिप्लेस करना है एचटीएमएल से। अगर आपको मन होगा तो कर सकते हो ऐसा भी। ठीक है, यहीं पे हम सर्च करेंगे थाइमली, थाइम एंड एंटर। ये देखो, थाइमली प्लगइन फॉर इक्लिप्स 3.1.0, आपको इसको इंस्टॉल करना है। मेरे में इंस्टॉल्ड है। आप इंस्टॉल करोगे तो ये पूछेगा कुछ, आता है ट्रस्ट करने के लिए, तो उस पे टिक करके ट्रस्ट सेलेक्टेड कीजिएगा। फिर से पूछेगा, टिक करके ट्रस्ट सेलेक्टेड कीजिएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? एंड आपका फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन आप सिंपल अपना प्रोजेक्ट बनाएँ जिसे मैंने बनाया। एंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप वर्ज़न को 8 के कंपैटिबल कर दें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 2.7.18 और यहाँ पे आ गया मैं नीचे, कहाँ गया अपना जावा 8, ठीक है? हेलो। इत हेलो, हेलो। नॉइज़ हेलो। आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। काय अरे 4-5 कौन है भैया? चलो, ये हो गया, ठीक है? अब ये हो गया आपका जावा वर्ज़न 8 हो गया एंड 2.7.18 डन। नाउ अब हम क्या करेंगे भाई साहब, देखिए, इसको बंद कर लेते हैं पॉम एक्सएमएल को। अब सबसे पहली बात है कि हम एचटीएमएल बनाएँ कहाँ पे? जेएसपी तो हम बनाते थे भाई एसआरसी मेन के अंदर, फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता था हमें, वेब ऐप, देन उसके अंदर वेब आईएनएफ, हमें 2 फ़ोल्डर अपने से क्रिएट करना पड़ता था। और आप सोचो, स्प्रिंग बूट हमें वेब ऐप और वेब आईएनएफ फ़ोल्डर क्यों नहीं देती थी? क्योंकि स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट जेएसपी को नहीं, थाइमलीफ को सपोर्ट करती है। दैट इज़ व्हाई हमें जेएसपी के फ़ोल्डर नहीं मिलते थे, बट थाइमलीफ के फ़ोल्डर मिलते हैं। थाइमलीफ के की जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ बनाई जाएँगी। एसआरसी मेन रिसोर्सेज़ के अंदर टेम्पलेट एंड स्टैटिक में। जो डायनेमिक कंटेंट पहले हम बनाते थे वेब आईएनएफ के अंदर, तो अब हमारा डायनेमिक फाइल्स होगी टेम्पलेट के अंदर। जो स्टैटिक फाइल्स हम वेब ऐप के अंदर बनाते थे डायरेक्टली इनसाइड द वेब ऐप, आउटसाइड द वेब आईएनएफ, वो बनेगी स्टैटिक फ़ोल्डर में। जैसे आपकी सीएसएस की फ़ाइल हो सकती है
कोई इमेज हो सकती है, लोगो हो सकता है, वो सब इसमें रहेगा और डायनेमिक फाइल इसमें रहेगी। बाकी स्प्रिंग बूट सँभाल लेगा, वो यहीं स्टैटिक कंटेंट को यहाँ से उठाएगा, डायनेमिक जो कंट्रोलर से चलाओगे वो टेम्पलेट्स फ़ोल्डर से उठाएगा। ये जो 2 फ़ोल्डर हैं ये बेसिकली टाइमलीफ के लिए ही स्प्रिंग बूट हमें देता है। स्प्रिंग बूट जेएसपी को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करता, अगर सपोर्ट करवाना है तो हमने बताया है कि कैसे सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो अब आपको ये क्या करना है, यहीं पे आ जाइए और टेम्पलेट्स फ़ोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए और एक एचटीएमएल अब हम जेएसपी नहीं बनाएँगे ना, जेएसपी बनाने की नीड अब आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि हम थाइमलीफ पढ़ रहे हैं और थाइमलीफ में जेएसपी की नीड नहीं होती। सिंपल आप एचटीएमएल बनाएँ index.html ठीक है? एक काम करें, व्यू फ़ोल्डर ही बना लेते हैं, व्यू/इंडेक्स ठीक है? तो ये देखिए हमारा व्यू के अंदर index.html मेरा रेडी है। मैं यहाँ पे सिंपल h2 टैग में क्या हुआ? शायद हैंग कर रहा है थोड़ा। h2 में मैं लिख दूँगा दिस इज़ माय होम पेज ठीक है? अब ये पेज मेरा डायनामिक है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट चला सकता हूँ या कंट्रोलर कॉल करेगा? बताइए। कंट्रोलर कॉल करेगा। कंट्रोलर कॉल करेगा। तो अब जैसे जेएसपी में हमें बहुत सारा काम करना होता था, प्रीफिक्स दो, सफिक्स दो, ठीक है? यहाँ कुछ नहीं भाई साहब क्योंकि ऑटोमैटिकली टाइमलीफ को पता है भाई कि ये जाना है एचटीएमएल सर्च करना है, तो आप सीधा आ जाइए बेस पैकेज पे। इसको ओपन करने की भी नीड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है। बेस पैकेज पे राइट क्लिक करके आप सीधा बना लें एक क्लास, जो हमारा कंट्रोल होने वाली है। देता हूँ इसको टेस्ट कंट्रोलर, ठीक कंट्रोलर एंड यहाँ पे हो गया हमारा डॉट कंट्रोलर ठीक है, ये हो गया एंड जस्ट फिनिश इट। अब देखना बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आएगी। सबसे पहले कंट्रोलर की मैपिंग कर लिया जाए, रिक्वेस्ट मैपिंग ये ज़रूरी नहीं होता है लेकिन अगर मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं तो अच्छी प्रैक्टिस है फिर तो ये। मतलब मल्टीपल कंट्रोलर तो लगाना ही पड़ेगा आपको। रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं कर लेता हूँ स्लैश टेस्ट, मेरा टेस्ट कंट्रोलर है, एक ही है अभी तो टेस्ट रखते हैं इसे, ठीक है? देन इसके अंदर हम एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग होम नाम का, ठीक है? होम व्यू कर लो इसको। अब यहीं से मेरा होम पेज खुलने वाला है, यहीं से मेरा होम पेज खुलेगा। तो होम पेज खोलने के लिए आप रिटर्न कर दें क्या? अपने फ़ोल्डर का नाम, व्यू आपको टेम्पलेट नहीं देना, जैसे हम वहाँ पे वेब ऐप नहीं देते थे ना, ऐसे टेम्पलेट नहीं देते, सिर्फ़ व्यू का टेम्पलेट के अंदर की बात बताना है आपको। टेम्पलेट तक तो ऑटोमैटिकली पहुँच जाएगा कंट्रोल, व्यू/इंडेक्स एंड देन आपका index.html ओपन होकर के आपको दिखेगा। काम करते हैं, डेटाबेस की अभी कोई नीड नहीं है हमें, तो मैं जेपीए वाला डिपेंडेंसी हटा देता हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। डेटा जेपीए इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए अभी मैं इसको रन करता हूँ। राइट क्लिक किया हमने, सर रन गेट एज़ मैपिंग करा ही नहीं है। क्या नहीं किया? अच्छा गेट गेट मैपिंग मैपिंग किया ही नहीं क्या? ओके, सॉरी। और कंट्रोलर एनोटेशन भी नहीं लगा। हाँ, 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 बहुत चीज़ भूल गए यार। क्या है पैरासिटामॉल खा के पढ़ा हो ना तो यही होता है। ऐसे ही तबीयत गड़बड़ है मेरी। बंद हो गई है सर पैरासीटामोल। नहीं हमारे तो मिल रही है हम। मार्केट में अभी भी है, मार्केट में है अभी, गवर्नमेंट ने बंद की थी वो। अच्छा, तो बेच रहा है मेरे को नहीं हम्म। मालूम था। मेरे को फ़ीवर लग रहा है बहुत टाइम से तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचा यार ठीक होगा, ठीक होगा। गया मैं माँगा भाई उसने दे दिया मैंने खा लिया। ग्रेडियंट सही नहीं मिला रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये सीन हो गया है। बताओ यार मार बैन हो गई पर ये लोग अभी भी बेच रहे हैं। चलिए इसको रन करते हैं। रन एज़ स्प्रिंग बूट ऐप। तो स्लैश होम किया हमने, तो स्लैश होम पे ये मेथड चलेगा और इंडेक्स ओपन होना चाहिए।
स्टार्ट हो गया, ठीक है? एंड आ जाइए इधर अपने ब्रेव पे। ये तो क्लाइंट होम अपना वो वाला हो गया ना, मैं सिर्फ़ लोकल होस्ट स्लैश एंड होम सर्च करता हूँ। क्या दिक्कत है भाई? क्या चक्कर है? अच्छा टेस्ट स्लैश टेस्ट होम, रिक्वेस्ट हाँ, में टेस्ट स्लैश होम, है ना? दिस इज़ माय होम पेज। तो इस तरीके से हमारा अभी हमने कुछ भी किया नहीं अभी ना टाइम लीफ का, बस सिंपल हमने ओपन किया। अच्छा ये पेज तो हमारा ओपन हो रहा है एंड परफेक्टली चला। अब मान लो मेरे पास एक और पेज है, मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक और एचटीएमएल पेज बनाता हूँ। एचटीएमएल, ठीक है? और ये इसका नाम देता हूँ पेज 1, ठीक है? अभी अगर मेरे को भाई यहाँ पे कंट्रोल जाना है पेज 1 पे, दिस इज़ माय पेज 1, तो मैं इंडेक्स से पेज 1 पे कैसे जा सकता हूँ? एनी आइडिया? कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर के। तो मैं अगर एंकर टैग में देता हूँ href, अब यहाँ पे क्या लिखा जाए? कुछ तो लिखना होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ माय यस पेज सर। 1, माय पेज 1। तो पहले माय पेज 1 की मैपिंग करनी होगी कंट्रोलर पे और उस मैपिंग को यहाँ से चलाना होगा। तो उसकी मैपिंग हम कर लेते हैं भाई, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये हो गया, ठीक है? मैं यहाँ लिखता हूँ पेज 1 व्यू, ठीक है? और यहाँ से मैं कर लेता हूँ गेट मैपिंग पेज 1, ठीक है? आएगा कंट्रोल और यहाँ से हम कर लेंगे व्यू स्लैश पेज 1, ठीक है? ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर मुझे पेज 1 वाली मैपिंग चलाना होगा तो मैं क्या लिखूँगा? बताइए। उसको कंट्रोलर का नाम कंट्रोल का नाम ही लिखेंगे। टेस्ट स्लैश पेज 1। लेकिन आप सोचिए कि जब मैं होम खोला था तो वो स्लैश टेस्ट पे ही होम खुला था। यस सर। इट मीन्स वी आर ऑलरेडी ऑन स्लैश टेस्ट। अगर आप करते भी हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप ऐसा करते हो ना टेस्ट स्लैश पेज 1, तो इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि आप ऑलरेडी टेस्ट पे हो। इसका इलाज हमने बताया था, क्या करते थे हम लोग? पेज कॉन्टेक्स्ट पेज कॉन्टेक्स्ट। फॉलो हाँ, पेज ये सबसे सही तरीका पेज कॉन्टेंट, आपको दिमाग नहीं लगाना हम इस पे हैं तो उस पे हैं। बेस पे जाओ और बेस यूआरएल पे जाकर के हिट मारो, ठीक है? तो रिफ्रेश किया जाए इसको ज़रा एंड पेज 1 एंड नहीं यार सही तो अच्छा ये स्लैश लगाने से बेस यूआरएल पे जाता है ना, इसको हटाते हैं। अब बैक जाते हैं, ये देखो आ रहा है प्रॉब्लम? स्लैश यस सर। लगाने से तो बेस यूआरएल पे जाता ही है, या तो फिर आप पेज कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते थे। पेज कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके हम फिर स्लैश मारते थे। अब ऐसी सूरत में भाई पेज कॉन्टेक्स्ट वगैरह वो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, स्लैश से भी काम हो जाएगा लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पेज कॉन्टेक्स्ट और टाइमलीफ में काम कैसे होता है। पेज कॉन्टेक्स्ट जो बनाया गया है, वो बनाया गया है भाई जीएसपी के लिए। पेज कॉन्टेक्स्ट ये जीएसपी है, जीएसपी रिलेटेड है, ठीक है? यहाँ पे अब हम जेएसपी के टैग यूज़ करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ टेस्ट के पेज 1 पे जाओ, तो मैं पहले बोलूँगा पहले बेस यूआरएल पे जाओ, फिर स्लैश टेस्ट पेज 1 फायर करो। तो बेस यूआरएल पे ये कैसे जाएगा? उसके लिए वहाँ हम यूज़ करते थे पेज कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थाइमलीफ के टैग्स एंड एट्रीब्यूट। थाइमलीफ्स के टैग्स एंड एट्रीब्यूट आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। उसको सजेस्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पे इसका नेम स्पेस देना होता है। XMLNS XMLNS आपको देना होता है। कुछ नहीं है, ये थाइमलीफ की वेबसाइट देना होता है www.timeleaf.org। ये आप दे दें http://timeleaf.org डब्ल्यू भूल गया मैं www.timeleaf। अब ये जैसे ही आपने नेम स्पेस डाला, प्लगइन्स ऑलरेडी अब आप सॉरी जार ऑलरेडी आपके पास डिपेंडेंसी ऑलरेडी आपने डाल दी है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी मदद से अब आपको टैग्स के सजेशंस मिल जाएँगे। देखो यहाँ पे मिलेगा TH कोलन, TH से सारे के सारे थाइमलीफ्स के टैग्स मिलते हैं आपको, TH से नहीं मिल रहा है?
TH स्पेलिंग सही है, HTTP टाइमलीफ ठीक तो है। चलो एक बार इसको ना हटाते हैं, सेव करते हैं और एक नया एंकर टैग बनाते हैं। देख लेते हैं इसमें मिलता है कि नहीं। TH कोलन TH कोलन यार मिलता तो है यार, क्या हो रहा है? अच्छा देखते हैं क्या बोल रहा है। अनडिफाइंड एट्रीब्यूट TH कोलन XML NH इक्वल टू, अच्छा गलत लिखा है ना हमने, कोलन TH इक्वल टू, ये अभी आएगा। है ना, आ रहा है ना? तो ये थोड़ा-सा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था मैं। ये नेम स्पेस होता है, इससे सजेशंस आपको आते हैं। अब देखो ये टीएच क्या है भाई, जिससे याद होगा आप लोग को जब हम जीएसपी पढ़ते थे, तो जीएसपी में जीएसटीएल के कोड टैग में हम सी कोलन लिखते थे, है ना? यस सर। तो वैसे ही थाइमलीफ के पूरे जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं, सब टीएच कोलन से ही मिलते हैं। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। सब थोड़ी पढ़ना है आपको, ये बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम पेज कॉन्टेक्स्ट किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यूज़ करेंगे THREF, थाइमलीफ का href आप यूज़ करेंगे। और अगर आपको बेस वो पेज कॉन्टेक्स्ट वाला काम करना है, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे एंड दिस, एंड बाय डूइंग दिस वहाँ पे लिखते हैं पेज कॉन्टेक्स्ट स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे स्लैश ऐसे। ये आपका ले जाएगा बेस यूआरएल पे, एंड देन बेस यूआरएल से आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये इतनी जो चीज़ है वो पेज कॉन्टेक्स्ट से रिप्लेस की गई। तो थाइमलीफ बेसिकली है ना, जेएसपी को देख के ही बनाया गया है। मतलब जेएसपी जैसा ही है ये बिल्कुल, बस जहाँ उसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी जा रही थी वहाँ इसने कम कर दिया, थोड़े से इम्प्रूवमेंट दी है। अगर जिसको जीएसपी आता है उसको थाइमलीफ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको जीएसपी नहीं आता है तो थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? अब आ जाते हैं, चेक करते हैं हम लोग। तो ये पेज कॉन्टेक्स्ट वाला काम हो गया हम लोग का। अब ये जाएगा पहले बेस यूआरएल पे, फिर टेस्ट पेज 1 चलेगा, एंड दिस इज़ माय पेज 1 सिंपल। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मान लो जैसे हम लोग पेज 1 पे जा रहे हैं, ठीक है? पेज 1 पे आ गए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लो पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है, दिस इज़ माय पेज, या मैं ऐसा बोलूँ, या पैराग्राफ टैग में हमने लिखा हुआ है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट पेज, या हाँ, कुछ भी ऐसा लिख दो, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट पेज। अब आप चाहते हैं कि भाई जब पेज 1 खुल रहा है तो वहाँ से मॉडल में कोई मैसेज ला कर के हम यहाँ प्रिंट करें पी टैग में। एक डिफ़ॉल्ट मैसेज है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जब ये मेरा पेज 1 डॉट एचटीएमएल खुले, तो मॉडल से एक डेटा ला करके प्रिंट करें। ऐसी बहुत बार नीड होती थी हमें, जब हम जीएसपी में जाते थे तो कंट्रोलर से मॉडल वाला डेटा आ रहा होता है, कॉन्टेक्ट सेव सक्सेसफुली, उसको प्रिंट करना पड़ता था। यस सर। तो वैसा कैसे, मतलब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा, मैं आपको बस रिलेट करवा के जो काम जीएसपी में अभी तक किए हैं वो काम यहाँ ऐसे-ऐसे है हम लोग कर लेंगे। तो जब भी आपको कहीं भी आपको मान लो कंट्रोलर में मॉडल में कोई डेटा है और आपको अगर एचटीएमएल में यहाँ पे प्रिंट करना है, जीएसपी तो है नहीं यहाँ, तो कैसे होगा? आइए वो समझते हैं। तो पहले हम पेज 1 वाले पे आ जाते हैं, यहाँ मॉडल ले लेते हैं। मॉडल हो चाहे रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट हो, दोनों में प्रिंट करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है? मॉडल, एंड यहाँ पे हमने कर लिया मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। हाँ, यहाँ डेटा ले लो, कुछ भी ले लो अपने मन से, एंड ये लिख दो, दिस इज़ माय पेज 1 डॉट एचटीएमएल। ठीक है? इस तरीके से। अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपका प्रिंट होना चाहिए इस पैराग्राफ टैग में। ठीक है? तो मॉडल में तो रख के डेटा हम पेज 1 पे चले गए, मॉडल में रख के हम पेज 1 पे तो चले गए।
अब यहाँ प्रिंट करने के लिए अगेन थाइम लीफ यहाँ भी यूज़ करना है। यहाँ थाइम लीफ यूज़ करने के लिए हमें नेम स्पेस डालना होगा पहले। तो एचटीएमएल टैग के अंदर ही नेम स्पेस लगता है। यहाँ आपने लगा दिया, ठीक है? वो टॉप पे रहता है एंड ये आपने लगा दिया। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको देखो ये एचटीएमएल के टैग के साथ ही काम करता है। इसका मतलब ये थाइम लीफ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, टैग प्रोवाइड नहीं करता है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेगा। एक्सप्रेशंस वगैरह में चीज़ें लिखी जाएँगी, टैग ये एचटीएमएल के ही यूज़ कर लेगा। पैराग्राफ टैग कभी यूज़ कर लेगा, कभी लिस्ट टैग यूज़ कर लेगा। तो जो टैग चाहो वो यूज़ कर सकते हो आप। तो इसमें हम दे देते हैं टीएच कोलन एंड यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा टेक्स्ट, टीएच कोलन टेक्स्ट। अब टीएच कोलन टेक्स्ट आपको भाई वो टेक्स्ट प्रिंट कराना है जो इधर से आ रहा है हमारा, यहाँ से। अगर मैं इसमें ऐसा करूँ XYZ तो क्या XYZ प्रिंट हो जाएगा? प्रिंट तो होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो XYZ। इसका मतलब पता ये चला कि टीएच टेक्स्ट में जो भी दो, वो इस टैग के अंदर जा कर के प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं XYZ नहीं देना है, हमें देना है भाई साहब ये। बस क्या है भाई, डेटा दे दो, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है? एंड यहाँ पे डेटा, ठीक है? सिंपल। अब आ जाइए, बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं माई पेज 1 एंड दिस इज़ माई पेज 1 डॉट एचटीएमएल। तो देखो, आप देख पा रहे होगे कि पहले से चीज़ें थोड़ी आसान हो गई ना। अभी हम ईज़ीएल, इग्नोर, फॉल्स वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ें भी नहीं करना पड़ा। तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे हो कि एचटीएमएल से कंपैटिबल बनाया गया है इसको और एक्सटेंशन भी चेंज नहीं करना पड़ा। तो कई कोई अगर फ्रंट एंड डेवलपर है वो भाई एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह की डिज़ाइन बना के बढ़िया दे रहा है, तो आप डायरेक्ट उसके पेज को ही डायनामिक कर सकते हो। उसको पूरा जेएसपी में एक्सटेंशन वगैरह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है? ये क्लियर हुआ ना डेटा कैसे प्रिंट होगा? यस सर। कई बार ऐसा भी हम लोग ने देखा है कि हम लोग के साथ ऐसा सीन होता था कि भाई बैकएंड से फ्रंट एंड पे हम जब जाते थे तो सिर्फ़ सिर्फ़ डेटा नहीं ले जाते थे, हम पूरी की पूरी लिस्ट ले जाते थे। और फिर वहाँ पे जा कर के फॉर ईच लूप का यूज़ करते थे ना, सी कोलन फॉर ईच और उससे वो यस सारा सर। डेटा रेंडर किया करते थे। अब वो सब लफड़े वाला काम यहाँ कैसे होगा? वो भी बताते हैं आपको। यही सब लफड़े सीखने हैं बस, बाकी ये लफड़े सीख गए तो अपने प्रोजेक्ट का क्लोन बना करके आप चाहो तो अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो इसमें आप, टाइमलीफ में। फिर अभी सीएसएस वगैरह लगाना भी सिखाएँगे, वो इसमें स्टैटिक में बना के। तो पेज 1 पे तो हम जा ही रहे हैं भाई। एक डेटा लेकर के जाते हैं, एक और लेके चलते हैं अपना लिस्ट। एक लिस्ट भी ले चलते हैं और लिस्ट में हम यहीं से इसी के अंदर लिस्ट बना देते हैं, अरेज डॉट एज लिस्ट। ये अरेज क्लास को किस कैटेगरी में डाला गया है? अरेज क्लास को अरेज हो गई, कलेक्शंस हो गया, मैथ हो गया, ये सब क्लास यूटिलिटी क्लास, ध्यान रखिएगा। ये सबको यूटिलिटी क्लास बोलते हैं, जिसके अंदर हेल्पर मेथड होते हैं। हेल्पर मेथड बोले तो ऐसे स्टेटलेस काम जो इनसाइड एप्लीकेशन आप कहीं भी यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ़ एम्प्लॉयी से रिलेटेड होगा या ऐसे रियूज़ेबल चीज़ें होंगी जो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इसलिए जनरली इसके मेथड मतलब सारे स्टैटिक होते हैं। अरेज़ भी यूटिलिटी क्लास है, कलेक्शंस है, मैथ है, ऐसे कई सारी हैं। तो अरेज डॉट एज लिस्ट हमने कर लिया राजू, ठीक है, काजू एंड माजू, ये हो गया एंड देन हम पेज 1 पे आए। अब यहाँ पे भाई सारी की सारी लिस्ट हमें प्रिंट करनी है। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि लिस्ट आपको किस किस टैग में प्रिंट, लिस्ट का डेटा आपको किस टैग में प्रिंट करना है, H1 में, H2 में, ई टैग में, ऑर्डर्ड लिस्ट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, यूएल टैग। आप पी टैग का यूज़ कर सकते हो, कोई भी टैग यूज़ कर लो, टैग से कोई लेना-देना नहीं है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में डॉट डॉट आएगा, ठीक है? इसके अंदर हमने एक लिस्ट टैग लगा लिया, ठीक है? इसी लिस्ट टैग की मदद से
हम अपना डेटा प्रिंट करेंगे। कैसे भाई? देखो, मेरा डेटा का पूरा लिस्ट में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक लूप का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे th.each, ये लूप लग गया। th.each में एक वेरिएबल देंगे आइटम, फिर कोलन देंगे। ये तो हो गया कि किसमें भरेंगे, निकाला कहाँ से जा रहा है डेटा? लिस्ट की से, मॉडल की। तो ये दे दिया हमने लिस्ट। ये बिल्कुल फॉर ईच लूप जैसा ही हो गया, क्यों? इसमें से निकालें और हमें क्या मिला? यस सर। हाँ, पहला आइटम मिल गया। और आइटम में बेसिकली हमारा सीधा-सीधा स्ट्रिंग है। तो जो आइटम हमें मिला उसको इसी लिस्ट टैग में प्रिंट भी मारना है। तो यहीं पे th:\text, ये कोई ऐसे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। th:\text और इसी में आप आइटम को प्रिंट मार दो कुछ इस तरीके से। समझे मैटर? यस सर। लिस्ट से निकालें, पहला डेटा मिला और पहले डेटा को चाप दिए। खत्म। फिर अगला निकला। तो इसे इस तरह से आपकी एक ये लिस्ट जो है 2-3 जितनी बार डेटा मिलेगा उतनी बार लिस्ट टैग आपकी चलती जाएगी। ठीक है, आइए ज़रा चेक किया जाए इसको। बैक चलें, रिफ्रेश एंड माय पेज 1 सी। तो इस तरीके से कोई लिस्ट है, कुछ भी है, आप ला करके प्रिंट कर सकते हो और आप देख रहे हो कोड आपका और भी क्लीन हो रहा है थाइमलीफ में। तो इसलिए हैं ये सब सारी चीज़ें, जो जो शुरू से अगर पढ़ते आ रहा है बेसिक से, तो उनको बहुत पहाड़ नहीं लगेगा ये सब चीज़ें। डायरेक्ट पढ़ने वालों को दिक्कत है। मान लो इसमें ऐसा करना है, कई बार ऐसा भी हम लोग करते थे कि फ्रंट फ्रंट पे जब जाते थे, जब जीएसपी में जाते थे तो वहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ जाता था। इफ कंडीशन आपको लगाना है, तो कैसे करोगे? मान लो मेरा ऐसा काम है कि अगर नेम काजू है तो स्टार लगा दो उसके साथ, अदरवाइज़ मत लगाओ। तो आप क्या करेंगे? तो आप ये नहीं लिखेंगे। मैं इसको कमेंट कर दे रहा, या तो आप ऐसा कर लो, या फिर अगर आपको ऐसा करना है कि भाई काजू है तो स्टार लगा लो, मतलब इफ कंडीशन वगैरह, तो आप प्रिंट मत कीजिए। आप बोलिए ऐसा कि भाई पहला डेटा जब निकला, जैसे ही पहला डेटा मेरा निकला आइटम में, तो हम उसको चेक करेंगे, ये है क्या भाई, इसके साथ क्या सीन है? चेक करने के लिए यहाँ पे लिस्ट को क्लोज़ कर लो, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बीच में आप कोई सा भी टैग लगा लो, स्पैन लगा रहा हूँ मैं, स्पैन टैग। एक को रख दो इफ के लिए और दूसरे को रख दो एल्स के लिए। ये हो गया इफ एल्स। इफ के केस में ये वाला चलेगा, एल्स के केस में ये वाला चलेगा। एंड हमें चेक करना है कि आइटम का नाम अगर काजू है, तो मैं नाम के साथ स्टार कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करूँगा। तो मैं लिख दूँगा th:\if, हाँ, सही है, th:\if मारा। फिर मैंने बोला इसमें कि अगर, सॉरी ऐसे नहीं यार, th:\if, है ना? इस तरीके से। और मैंने एक्सप्रेशन लगा के बोला कि अगर जो मेरा आइटम है, वो क्या है? सिंगल कोट में काजू। तो प्रिंट क्या करना है? उसमें स्टार कॉन्कैटिनेट कर देना, स्पेशल है भाई ये। तो th:\text लगाया डॉलर एंड आइटम को किया प्रिंट, नॉट ओनली आइटम बल्कि प्लस ऐसे। आई बात समझ में? यस सर। ये सीन है, ऐसा कर सकते हो आप। और ये वाला अब कब चलेगा? इफ जब काजू इक्वल होगा, अगर काजू आइटम में काजू नहीं है, तो उसके लिए एल्स केस के लिए इसमें आप लॉजिक लिख देंगे। फिर यहाँ पे th: अनलेस, इफ एल्स में अनलेस हो गया, एंड देन अनलेस में अगर राजू नहीं है, सॉरी काजू नहीं है, तो का उसका कोड लिख दो। अगर काजू नहीं है तो क्या करना है? अगर अनलेस मतलब अगर आइटम काजू नहीं है, तो कोई कॉन्कैटिनेशन हमें नहीं करना है। th:\text मतलब प्रिंट करो डायरेक्ट आइटम। अब ये हो सकता है किसी को अटपटा लग रहा हो कि अरे यार ये क्या है, ये वो इधर-उधर घुसेड़े जा रहे हैं। शुरू में सब चीज़ अटपटी ही लगती है। जब पहली बार हाइबरनेट पढ़े होगे तो लग रहा होगा जेडीबीसी ही ठीक था।
लेकिन लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर रहा है। हाँ, लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि अरे यार थोड़ा अटपटा लग रहा है, थोड़ा जीएसपी थोड़ा कन्वीनिएंट लग रहा है। वो कन्वीनिएंट इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत काम कर लिए ना उस पे, प्रोजेक्ट बना लिए पूरा इतना दिन से जीएसपी खेल रहे हो। अभी इसमें भी खेल खेलना शुरू कर दिया, वही मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया एक बार इसमें बना लोगे तो ये भी आपको हैंडी लगेगा, ऐसा कोई बल्कि ये तो काफ़ी आप देख रहे हो क्लीन भी है, लाइन ऑफ कोड कम भी कर रहा है, ठीक है? तो आइए देखते हैं काजू के साथ स्टार प्रिंट होता है कि नहीं होता है। बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड ये ये परफेक्टली काम कर रहा है एकदम सटीक। ठीक है, तो क्या-क्या सीखे भाई? मैसेज कैसे प्रिंट होगा? टीएच टेक्स्ट से मैसेज प्रिंट होगा, किसी भी टैग में टीएच टेक्स्ट लगाओ, पी में लगाओ, एच1 में लगाओ, एच2 में लगाओ, स्पैन में लगाओ, कहीं भी लगाओ। दूसरी चीज़ हमने सीखा कि किस तरीके से हम लिस्ट को लेकर के आगे प्रिंट करेंगे, लिस्ट प्रिंट करना सीखे। तीसरी चीज़ हमने इफ एल्स लगाना सीखा एंड चौथी चीज़ हमने ये सीखा कि पेज कॉन्टेक्स्ट वाला सीन कैसे होता है, तो उसके लिए बस एट द रेट लगा देते हैं। अब जहाँ भी हम किसी भी डायनामिक पेज को कॉल कर रहे होंगे, हम एट द रेट के अंदर ही करेंगे सो दैट हम बेस यूआरएल पे जा करके एंड देन अगेन हिट। ठीक है, ये हो गया। कई बार ऐसी भी हमें ज़रूरत पड़ी थी, जब हम लोग सीख रहे थे इन चीज़ों को, तो हमें हमने हेडर और फूटर को अलग-अलग किया था, याद होगा आपको। यस सर। तो अगर यहाँ पे हमें कोई हेडर जोड़ना है, यहाँ पे हमें कोई हेडर जोड़ना है, तो टाइमलीफ में वो काम कैसे होगा? जैसे हेडर जोड़ेंगे वैसे ही फूटर जोड़ लेना, तो मैं काम करता हूँ एक हेडर बनाता हूँ पहले। तो यहाँ पे हाँ, लूप भी सीख गए ना आप, लूप और इफ एल्स सीख गए। चलो, एक कम का इसी तरह स्विच भी होता है, आपको मैं दिखा दूँगा अभी। राइट क्लिक करके एक एक एचटीएमएल बना लो, हेडर हेडर डॉट एचटीएमएल। अब हेडर में भाई क्या रखना है? तो हेडर में कुछ भी रख दो, खाली रख मतलब कुछ भी डेटा रख मतलब कुछ भी बना के रख दो, मैं सिर्फ़ हेडर लिख देता हूँ। हेडर टैग का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच3 यूज़ कर ले रहा हूँ एंड दिस इज़ माय हेडर, ठीक है? अब यहाँ पे वही जो नैव बार वगैरह होता है, वो सब यहीं बनाया जाता है हेडर में। अब इस हेडर को मुझे जोड़ना है, कहीं भी जोड़ सकते हो भाई आपका मन मल्टीपल प्लेस पे भी जोड़ा जाता है, रीयूजेबल बनाने के लिए तो हमारे इसको अलग करते हैं, तो एस इंडेक्स पे जोड़ो, पेज 1 में जोड़ो, जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ो। तो जब हेडर को आप कहीं जोड़ रहे हो, तो ये हेडर आपका बन गया फ्रैगमेंट, इसको बोलेंगे अब हम लोग फ्रैगमेंट। अब चूँकि यहाँ पे ना आपको टाइम लीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने नेम स्पेस नहीं दिया है। तो हमने आपको जीएसपी में ये बात बताया था कि कई बार हेडर में एरर आता है, लेकिन रन टाइम पे वो एरर रिज़ॉल्व हो जाता है, जब वो पेज अटैच होता है, बताया था ये चीज़? यस सर। तो बिल्कुल ऐसा सीन यहाँ भी है कि टीएच आप यूज़ कर लो, इस पे बोलेगा अनडिफाइंड एट्रीब्यूट, जब ये पेज 1 के साथ जुड़ेगा, तो वो एट्रीब्यूट डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो टीएच डॉट हेडर सॉरी फ्रैगमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट। अब इस फ्रैगमेंट का कोई नाम आपको दे देना है, जैसे मैंने दे दिया माय हेडर, तो ये मेरा हेडर हो गया, ठीक है? फ्रैगमेंट। अब ये फ्रैगमेंट को आप किसी भी पेज के साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? मान लो मुझे पेज 1 में जोड़ना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे मुझे मिल जाएगा इसके लिए आप एक अलग से डिवीज़न लगा लो। डिव टैग से कुछ भी नहीं होता भाई, सिंपल आप डिव टैग लगा करके जो भी पेज इसमें जोड़ना चाहो, जोड़ सकते हो। एंड देन यहाँ पे जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाए भाई साहब? उम, या इसी डिव में ही मिलेगा ना? एट्रिब्यूट तो हमें डिव में ही मिलता है, यहाँ पे। टीएच कोलन मतलब इसके अंदर टीएच लगाने का मतलब है कि वो हेडर इस डिवीज़न के अंदर आकर के बैठ जाएगा, सीधी-सी बात है। तो टीएच कोलन यहाँ पे फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट से जुड़ता है या एक और था यार इसमें रिप्लेस
हाँ, रिप्लेस से हमारे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है? एंड देन डॉलर लगाएँगे हम, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे फ्रैगमेंट और 2 कोलन। इसका सिंटैक्स क्या है, मैं टाइमली ज़्यादा यूज़ नहीं करता ना, तो मेरे को भी सिंटैक्स थोड़ा-थोड़ा भूला-भूला लग रहा है, बट कुछ समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे आकर के अपने हेडर का नाम दे दो, ठीक है? तो अगर हमने ऐसा किया, तो काम होना चाहिए आई थिंक। उम, 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 चलो एक बार रन करके देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बैक चलते हैं, रिफ्रेश माय पेज 1, नहीं, गलती है। एक बार चेक कर लें, टीएच फ्रैगमेंट ठीक है। अच्छा, एक गलती हमने ये किया है, टीएच रिप्लेस तो ठीक है। क्या मेरा ये जो हेडर है, क्या वो डायरेक्ट है या व्यू के अंदर है? तो व्यू के अंदर है ना, अच्छा। तो नाम ही नहीं दिया यार, ये गलत हमने कर दिया। सबसे पहले बोलेंगे कि भाई ये पेज मेरा व्यू के अंदर कौन-सा पेज है? वो है मेरा हेडर, ये। व्यू के अंदर कौन-सा पेज है? हेडर। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा? देन आपको अपने इस हेडर का नाम भी दे देना है। ये आई थिंक काम करेगा। एंड नाउ बैक आइए, रिफ्रेश एंड पेज, है ना? दिस इज़ माय हेडर। तो ये सिंपल सा है, बस आपको थोड़े से सिंटैक्स, तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो तो उसका सिंटैक्स तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई बोले कि यार स्क्रिप्टलेट टैग में परसेंट क्यों होता है? ये समझाइए। समझा नहीं सकते, याद ही करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन में इक्वल टू क्यों होता है? समझा नहीं सकते, याद ही करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं भाई, 1 आध 2% ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि प्रैक्टिस से हो जाती है ध्यान में। तो जैसे हमने ये अब ये यहाँ पे जोड़ा ना, अब इसको कहीं भी जोड़ सकता हूँ मैं। ये डिवीज़न उठा के इंडेक्स पे अगर मैं चिपका दूँ, तो ये यहाँ भी हमारा काम करेगा। ये बैक रिफ्रेश, दिस इज़ माय, तो ये रीयूजेबल हमारा बन गया। अब कहीं-कहीं भी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो हेडर फुटर जोड़ना सीख गए, पेज कॉन्टेक्स्ट वाला सीन समझ गए, बाकी हेडर बंद कर लेते हैं अभी हम। बाकी यहाँ पे लूप चलाना, इफ एल्स, ठीक है, एंड डेटा प्रिंट करना, पूरा कलेक्शन प्रिंट करना। अब आते हैं थोड़ा-सा स्टैटिक फाइल, ये तो सब डायनेमिक डायनेमिक हमने खेला। स्टैटिक में मान लो कि भाई मेरे पास कोई स्टैटिक फाइल है, मान लो एक लोगो ही है, तो लोगो तो भाई हम लोग वेब ऐप के अंदर रखते थे, आईएमजी फ़ोल्डर में, इमेज फ़ोल्डर में शायद, प्रोजेक्ट में। अगर हमारे पास एक लोगो है, मान लो स्टैटिक के अंदर लोगो नाम का फ़ोल्डर है, एंड इसके अंदर एक मेरे पास लोगो है। लोगो ले आते हैं, लोगो ले आते हैं हम। अ, कुछ एक फ़ोटो ही उठाएँगे हम, थंबनेल है बहुत सारे मेरे पास, तो ये कॉपी किया हमने, ठीक है? एंड ये पेस्ट कर दिया। ये थंबनेल आ गया हमारे पास, इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है? इसको कर देते हैं हम लोगो डॉट पीएनजी। अब भाई लोगो डॉट, पहले हम, आपको याद होगा कि जब भी हम कोई स्टैटिक फ़ाइल को एक्सेस करते थे, हम लोग पहले पेज कॉन्टेक्स्ट से बेस यूआरएल पे जा कर के एंड देन उसको हिट करते थे। तो वैसे ही यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको पेज 1 पे लोगो चिपकाना है, यहाँ पे नीचे एकदम, एकदम नीचे यहाँ पे ब्रेक्स लगा दो थोड़े से, ठीक है? तो अगर यहाँ पे करना है तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आईएमजी टैग लगाइए। ये तो टैग तो भाई हमारे एचटीएमएल के ही रहते हैं ना, टैग थोड़ी हम लोग वो लाएँगे। अब यहाँ से आपको एसआरसी है, एसआरसी, तो यहाँ मिल जाएगा आपको th:\src, एंड देन आपको क्या करना है, एक्स, आपको लगाना है एट द रेट, क्योंकि आप जाएँगे बेस यूआरएल पे एंड वहाँ से स्लैश लोगो स्लैश लोगो डॉट पीएनजी। ये सिंपल सा तरीका है। आ रही बात समझ में? यस सर। है ना? तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो ध्यान रखें ये जो एट द रेट है ना, ये बेस तक ले जाएगा, बेस तक ले गया, तो चूँकि ये स्टैटिक है, तो हमें कंट्रोलर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोगो से लोगो पीएनजी तक पहुँच सकते हैं। आइए चेक करते हैं इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो दिस इज़ होम एंड माय पेज 1 ये देखो आ गया। ठीक है? अब इसको इस पे सीएसएस अप्लाई करना है मान लो। तो सीएसएस अप्लाई करना है तो हम आ जाते हैं अपने हेड टैग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? हेड टैग के अंदर और यहीं पे लिंक करते हैं। ठीक है? सीएसएस लिंक करने आता है सबको? स्टाइल शीट, सर स्टाइल शीट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी अब एचटीएमएल सीएसएस शुरू करेंगे हम। NTH:href याद होगा आप लोग को कि हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हम लोग का सीएसएस नहीं चल रहा था। तो हमें पेज कॉन्टेक्स्ट पे जाकर के सीएसएस की लोकेशन देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला सिंटैक्स याद रखना है। ये वाला सिंटैक्स आपको चला लेना है यहीं पे। ये बेस पे जाएगा फिर आप बताओ कहाँ है सीएसएस, तो आप अपना सीएसएस कहाँ रखे हो भाई? आपका सीएसएस इसी स्टैटिक में होगा। मैं एक सिंपल सा फ़ोल्डर बना लेता हूँ, सीएसएस नाम का। एंड इसी फ़ोल्डर के अंदर एक सीएसएस की फ़ाइल बना लेता हूँ, सीएसएस। ठीक है? एंड नाम दे देते हैं इसका style.css। ये बन गया ना? हाँ, ठीक है? अब इसी सीएसएस फ़ाइल को आप यहाँ से चला लेंगे। @ /css/ क्या कर लेंगे यहाँ से? style.style.css। तो ये सीएसएस आपका अप्लाई हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आप एक क्लास ले लें, लोगो एंड देन आप लोगो के लिए यहाँ पे सीएसएस लिख दें। ठीक है? विड्थ दे दें 300 पिक्सल एंड हाइट कर दें आप ऑटो। ठीक है? तो आइए चेक करते हैं। सही हो गया? ये तरीका था भाई देखो सीएसएस लगाने का। बोले भाई बात समझ में आई सबको? सर इनलाइन सीएस कैसे लगाएंगे? इनलाइन में तो लफड़ा ही नहीं है। इनलाइन में तो स्टाइल टैग लगा के सीधा लग जाएगा ना। उसमें प्रॉब्लम अच्छा, तब आती है टीएस जहाँ नहीं लिंक लगाना पड़ेगा उधर? नहीं, इनलाइन में क्यों लगाएँगे? अच्छा, हमने सोचा कि वो टैग यूज कर रहे हैं तो नहीं, 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 एट्रीब्यूट्स वाला। नहीं, नहीं उसमें तो डायरेक्ट हम्म, इस तरह से स्टाइल लगा के खत्म। अब ये हो गया भाई सीएसएस लगा लिए, लोगो-वोगो उठा लिए, सारा काम तो हो ही गया। एक काम बच रह गया बड़ा इम्पोर्टेंट काम, फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा लास्ट हम लोग का। फॉर्म कैसे हैंडल किया जाए? सो फॉर्म हैंडलिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको याद होगा कि हम एक फॉर्म से जब डेटा भर के भेजते थे, तो अगर कोई डेटा में एरर होता था तो हमें एक वैलिडेशन एरर मिलता था। तो यस सर। वो सब काम कैसे इसमें होगा, ठीक है? तो आओ समझते हैं इसको। सबसे पहले हम इंडेक्स एचटीएमएल खोलते हैं यहाँ पे और इंडेक्स से ही हम एक फॉर्म को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो फॉर्म ओपन करने के लिए पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो नाम ही रख देते हैं हम फॉर्म एचटीएमएल। एक हमने फॉर्म ही बना लिया, ठीक है? फॉर्म डॉट एचटीएमएल और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म बना रहा हूँ मैं, आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। फॉर्म एक्शन होगा यहाँ पे, चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा अभी। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा ये टाइप टेक्स्ट है तो नेम ये है, वो है, ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। टाइमलीफ में टाइप देने की ज़रूरत है, नेम देने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे ये बताओ कि नेम हम क्या देते हैं एक फॉर्म का? जो फील्ड होती है उधर। हाँ, जो डीटीओ में फ़ील्ड होती है वो, वैसी देते हैं। अगर डीटीओ स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर मेरे फॉर्म का जो डेटा है वो डीटीओ स्पेसिफिक है, तो हम जो फ़ील्ड होती है डीटीओ की वही नेम देते हैं। तो आप जब जब ऑलरेडी वो चीज़ आप लिख चुके हो एक जगह तो यहाँ नहीं लिखी जाएगी। हम बस बता देंगे कि वही वाला फॉर्म वही वाला डीटीओ है, उसी के हिसाब से देख लो भाई। तो यहाँ पे एज़ सच आपको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आपने कर लिया
टाइप कर लिया टेक्स्ट, ठीक है। देन एक और हम बना लेते हैं, लेकिन ये बताओ अगर हमने नहीं दिया तो तो डेटा जाएगा कैसे? डेटा जाएगा कैसे? नहीं, फ़ील्ड के नाम से उठा लेगा वो, फ़ील्ड का नाम देना पड़ेगा, समझाते हैं कैसे जाएगा, देखिए। ये आपका हो गया, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ, फ़ील्ड का नाम दे देंगे तो हो जाएगा। बटन कर देते हैं सेंड। अब ये फॉर्म कहीं न कहीं से पहले खोलना पड़ेगा ना, ये फॉर्म कहाँ से खुलेगा? कंट्रोलर से। कंट्रोलर से। तो पहले तो वो काम आइए इधर किया जाए, ठीक है? एंड यहाँ पे आए हम, माय फॉर्म। अब फॉर्म ओपन करने के लिए क्या हम बोलेंगे, हम जाएँगे टेस्ट पे और टेस्ट से स्लैश फॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्म ओपन होगा और गेट मैपिंग बनानी पड़ेगी अब हमें यहाँ पे। तो ये आ जाइए, गेट मैपिंग स्लैश फॉर्म, ठीक है? स्लैश फॉर्म चला एंड में कर देता हूँ फॉर्म व्यू, ठीक है? मॉडल हो गया। हाँ, मॉडल की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, या फिर पड़ेगी मॉडल की ज़रूरत, चलो ये सब हटाओ। और यहाँ से ओपन करेंगे व्यू में फॉर्म, ठीक है ना? हो जाएगा ओपन, कोई यस दिक्कत सर। नहीं। अब यहीं पे हम जब हम फॉर्म को खोलेंगे, जब मेरा फॉर्म ओपन हो रहा होगा, तो हमें तो पता है ना कि भाई इस कंट्रोलर से हम कौन-सा फॉर्म ओपन कर रहे हैं। तो जो फॉर्म ओपन कर रहे हैं, वही वाला डीटीओ ऑब्जेक्ट आपको दे देना है। जो फॉर्म ओपन आप कर रहे हैं, वही वाला आपको डीटीओ ऑब्जेक्ट दे देना है। कैसे? मॉडल में, मॉडल डॉट ऐड एट्रिब्यूट, ऐड एट्रिब्यूट, और इसी में आप अपना डीटीओ ऑब्जेक्ट दे दें। अभी डीटीओ बना नहीं है हमारा, तो आइए डीटीओ बनाते हैं। इस फॉर्म के लिए एक डीटीओ बनाते हैं, ठीक है? इस दो इनपुट रखेंगे हम लोग, मान लो नेम और ईमेल कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें, कहाँ चला गया? पोर्टफोलियो, है ना? यहीं पे आते हैं और एक एक डीटीओ बना लेते हैं यूज़र नाम से। तो ये हमने यूज़र नाम से एक डीटीओ बना लिया, फॉर्म डॉट पोर्टफोलियो डॉट डीटीओ एंड जस्ट फिनिश इट। और यहाँ पे आ जाइए, कर लीजिए प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है? एंड बाकी तो आप जान ही रहे हो, एट द रेट डेटा, एट द रेट नो आर्ग, एट द रेट ऑल आर्ग, एक छोटा सा वैलिडेशन, एट द रेट ब्लैंक। क्या हो रहा है यार? वैलिडेशन का हमने नहीं डाला था क्या? हाँ, मिल तो रहा है, नॉट एम्प्टी, नॉट ब्लैंक था ना यार, नॉट ब्लैंक, ठीक है? एंड यहाँ पे दे देते हैं मैसेज, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना भाई, सही है ना? यस सर। नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब भाई ये आपका डीटीओ है, तो जब भी आप वो फॉर्म खोल रहे हैं जिसमें से इसी डीटीओ स्पेसिफिक डेटा भेजे जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक कोई की यूज़ कर लें, जैसे यूज़र ऑब्जेक्ट है तो यूज़र कर लें लोअर केस में, सीधा। यूज़र अपर केस में या लोअर केस में यूज़र की का नाम रख दें और आप वही ऑब्जेक्ट भेज दें। अपने डीटीओ का ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको सिंपली भेज देना है, न्यू यूज़र, न्यू यूज़र, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से। एरर क्यों आ रहा है यार? आई थिंक फर्जी में एरर दे रहा है क्या ये? इम्पोर्ट, अच्छा इम्पोर्ट ऑटोमैटिक इम्पोर्ट नहीं लिया उसने, है ना? इस तरीके से। तो इससे क्या फ़ायदा क्या होगा भाई? जब हम फॉर्म मेरा ओपन होगा ना, जब मेरा ये फॉर्म डॉट एचटीएमएल ओपन होगा, तो जो फ़ील्ड का नाम है वो इनपुट फ़ील्ड में अपने आप घुस जाएगा।
यही और ये मतलब वैलिडेशन वगैरह में भी आपको यूज़ पड़ेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि जो मतलब इस फॉर्म में कौन से डीटीओ को बाइंड करना है? मतलब कौन से हमें ऑब्जेक्ट को बाइंड करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक एट्रिब्यूट मिलेगा th:ऑब्जेक्ट, th:ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है? अच्छा कैसे आएगा भाई? हाँ, ऊपर क्या कर डालना पड़ेगा? नेम नेम स्पेस स्पेस। हाँ, तो ये आपने डाल दिया नेम स्पेस और th:ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? th:ऑब्जेक्ट। th:ऑब्जेक्ट में नाम भी तो देना पड़ेगा। कौन-सा ऑब्जेक्ट आएगा? यूज़र। अब थाइमलीफ का दिमाग समझ आया। अच्छा बेटा, यूज़र ऑब्जेक्ट, तो यूज़र की फ़ील्ड का नाम इस इनपुट में डाला जाएगा। अब यूज़र की फ़ील्ड का नाम देखो यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि एक्चुअली में फ़ील्ड का नाम तो हम यहाँ पे देंगे, लेकिन फ़ील्ड का नाम देने से बेनिफिट ये होगा कि कल को अगर ऑटो फिल कराना होगा तो वो ऑटोमैटिक हो जाएगा। मतलब टीएच मतलब याद होगा आपको ऑटो फिल कराते समय हम लोग वैल्यू वगैरह लिखते थे, ऐसे। यस सर। ये सब लिखने से बच जाओगे। वो ऑटोमैटिक नेम सेंस करके मतलब नेम हम देते हैं, उस नेम को सेंस करके ऑटोमैटिक वैल्यू इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे आप लगाओगे th::फील्ड, फील्ड का नाम क्या है भाई? FIELD। सजेशन नहीं आ रहा तो लिख दो, वैसे आना तो चाहिए। एंड ये आपने कर दिया th::फील्ड एंड फील्ड का नाम देने के लिए आप स्टार लगा करके अपने फील्ड का नाम दे देंगे नेम। तो बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट टाइम जब फॉर्म ओपन होगा तो क्या फील्ड में कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, तो खाली रहेगा। लेकिन सेकंड टाइम जब आपका फॉर्म ओपन होगा, तो उसमें आपको वैल्यू दिखेगी बकायदा। तो ऑटो फिल कराने का झंझट खत्म हो गया। आपको वो जो हम लोगों ने किया था, वो टीएच फील्ड से डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया। आप सही बोल रहे थे कि भाई नेम नहीं देंगे तो बैकएंड में जाएगा कैसे? यस सर, है ना? कॉन्टैक्ट आ जाएगा। हाँ, नेम तो देना पड़ेगा लेकिन इस नेम से वो ऑटोमैटिकली सेंस करके वैल्यू निकाल करके आपको ऑटो फिल कराएगा। ये तो बेनिफिट आपको ज़रूर यहाँ मिलेगा। चलो, ये ब्रेक लगा दिया एंड ब्रेक लगा दिया। अच्छा ये हो गया। तो चलिए पहले इतना टेस्ट कर लिया जाए। तो कंट्रोल हमारा एक्शन पे आएगा और यहाँ पे हम एक एक्शन दे देते हैं। अगेन पेज कॉन्टेक्स्ट वाला सीन, तो इस तरीके से आप करें एंड टेस्ट/फॉर्म ठीक है? एंड मेथड आप कर दें यहाँ पे या इधर कर लेते हैं लास्ट में। मेथड कर लें पोस्ट। पीएनसी टाइप वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, अब हमें एक पोस्ट मैपिंग भी बनानी पड़ेगी, सेम मैपिंग फॉर्म से। मैं तो फॉर्म डेटा एंड डेटा हमारा आ जाएगा यूज़र ऑब्जेक्ट में @मॉडल एट्रीब्यूट यूज़र यूज़र ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा आ गया एंड सिंपल मैं क्या करूँगा सिस आउट करूँगा यूज़र ऑब्जेक्ट को, ठीक है? एंड मैं व्यू से वापस से फॉर्म पे चल जाऊँगा। ठीक है ना? चेक किया जाए? यस सर। तो आ जाते हैं हम लोग इधर एंड बैक मेथड पोस्ट नहीं किए थे। हाँ, हाँ, मैपिंग कंट्रोलर। पोस्ट मैपिंग और कुछ तो नहीं भूले? व्यू फॉर्म एंड फॉर्म एचटीएमएल में एक्शन दिया है। चलो देखा जाएगा कुछ होगा तो। सही दिमाग चल नहीं रहा है। एंड माय फॉर्म ठीक है खुल गया एंड डेटा भरा एंड सेंड एंड वापस नहीं गया ये मतलब नो मैसेज अवेलेबल। वापस क्यों नहीं गया भाई साहब ये? स्लैश मिसिंग है। एक स्लैश ना लफड़ा कर देता है। चलो रिफ्रेश करो। ठीक है, अभी अभी क्या मिसिंग है? स्लैश फॉर्म स्पेलिंग देख लें FORM। तो हमें जाना है भाई स्लैश फॉर्म टीएच ऑब्जेक्ट में यूज़र यूज़र ही लिया था ना भाई ओपन ओपन तो हो रहा है वैसे हम लोग का, ओपन होने में तो कोई समस्या नहीं है। ओपन होने में तो कोई समस्या नहीं है, व्यू फॉर्म भी है, न्यू यूज़र
यूज़र किया है, ठीक है। फॉर्म डॉट एचटीएमएल @dash/form देखो कहीं स्पेलिंग ही गलती होगी और कुछ तो गलत वैसे होता नहीं है। टाइप ईमेल कर दें इसका, उस इससे क्या मतलब होगा? टीएच फील्ड स्पेस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई स्पेस में। किससे? ईमेल में तो नहीं है ये स्पेस फील्ड में? फील्ड में स्पेस नहीं होता जहाँ तक ध्यान आ रहा है। एक बार कंट्रोलर चेक कर लेते हैं, पोस्ट मैपिंग यूज़र ऑब्जेक्ट में आया। अच्छा @वैलिड लगा लें, ये देखो याद आया। उधर वैलिडेशन ठोके हैं ना? यस सर। तो एक काम करते हैं @वैलिड लगाए हैं तो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। है? बाइंडिंग रिजल्ट। हाँ, इफ तो ये बाइंडिंग रिज़ल्ट भी उठाना पड़ेगा, जस्ट इसके बाद ही लगता है, कॉमा बाइंडिंग रिज़ल्ट, ठीक है? एंड साथ में अगर मुझे कुछ प्रिंट करके ले भी जाना पड़ेगा भाई बाइंडिंग रिज़ल्ट आया है तो, उसके लिए हम मॉडल रीडायरेक्ट। यूज़ कर लेंगे। हाँ, हाँ, वो जो भी आप यूज़ कर लें, मॉडल मॉडल, ठीक है? अब देखो भाई एरर का हम लोगों ने हैंडल नहीं किया था, एरर कैसे पता करेंगे? इफ बाइंडिंग रिज़ल्ट डॉट हैज़ एरर। है ज़रा। हाँ, अगर एरर है, ठीक है, अगर एरर है तो अब पहले की तरह नहीं कि पूरा लिस्ट-विस्ट निकाला, ये किया, वो किया, फिर आप भेजें, सीधा आपको रिटर्न हो जाना है व्यू फॉर्म पे। सीधा आप रिटर्न हो जाएँगे क्योंकि देखो टेक्निकली देखा जाए तो हमारे फॉर्म डॉट एचटीएमएल को पता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन-सा है ना? यस सर। जिस ऑब्जेक्ट का डेटा भेजा जा रहा है अगर उसमें कोई एरर होगा ना, तो फिर यहाँ प्रिंट करना अगर कोई एरर होगा तो थाइमलीफ ऑटोमैटिकली आपके उस एरर को प्रिंट कर देगी। अगर एरर नहीं होगा तो प्रिंट नहीं करेगी, सीधा तो जस्ट आपको रिटर्न हो जाना है सिंपल। और अगर आप एरर नहीं है तो यूज़र ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके जाओगे, तो कोई एरर आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? चलिए ये हो गया हम लोग का। बाकी /form पोस्ट मैपिंग चलो अभी तो ठीक लग रहा है। एक बार चेक करते हैं बैक जाके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बढ़िया से इसको। /होम ही नहीं चल रहा है हम लोग का। ये जो है ना यही हमारा नहीं चल रहा है यार, क्या दिक्कत क्या हो गई है /होम पे? हुँ, रन हुआ एप्लीकेशन? चलिए रन हो गया। एंड अब आते हैं हम लोग एक बार अरे भाई होम में क्या बीमारी हो गई? होम क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ, कोई एरर भी नहीं बता रहा है। होम तो खुल रहा था ना अभी तक? यस सर। होम होम में क्या बीमारी आ गई यार? सब कुछ ठीक था अभी तक। अचानक से अरे! कुछ भी नहीं खुल रहा, फॉर्म भी वो बंद कर दिया गया। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों? टेस्ट/होम हाँ, ये क्या बवाल है? अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी सब अचानक से क्या मतलब हमने क्या ही लिख दिया ऐसा भाई? कुछ नहीं। वही तो यार। काम करते हैं बंद कर देते हैं, एक बार maven अपडेट कर देते हैं प्रोजेक्ट को। रन एज़ सॉरी maven डेट प्रोजेक्ट
ठीक है एंड रिलॉन्च। बाकी आप लोग का प्रोजेक्ट कहाँ तक चला फिर, हो गया सारा? सारा हो गया सर, बस टेस्टिमोनियल नहीं हुआ है, प्रोफाइल भी लग गए हैं, सब कुछ हो गया। अच्छा प्रोफाइल लगा दिए, बहुत सही फिर तो। हुँ। टेस्टिमोनियल तो अब हो ही जाएगा। हाँ, वो तो कुछ नहीं है, वो आज वो करना था ये अबाउट का सेक्शन, तो वो कर दिया। अच्छा, अच्छा। प्रोफाइल एडमिन अपडेट करेगा। प्रोफाइल हाँ, एडमिन अपडेट करेगा जी। जब हम कमेंट करके चेक करते हैं यार। हाँ, क्या हो? डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट। सर टेस्ट स्लैश होम पे खुलेगा ना? हाँ, तो टेस्ट होम पे ही तो खोल, अरे हाँ यार, क्या कर रहे हैं हम भी। यार ये ब्रेव में तो यार ऑटोमेटिक लेना चाहिए था यार, एक परेशान कर दिया हम भी वही बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो ठीक है ना, अभी हम लोग का ये फॉर्म खुलना चाहिए। हम क्या किए ना, हम बैक बटन दबाए हैं, तो बैक बटन से आई थिंक जो ज़्यादा ही बार दबा दिया, वो एकदम शुरुआत पहुँच गया वो। चलो, ठीक है, तो फॉर्म खुल गया हमारा एंड देन सेंड एट द रेट। ठीक है, तो अगेन सेम एरर। क्या एरर बोल रहा है ये एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल में शायद मालूम पड़ जाए। कंसोल में कोई एरर ही नहीं दे रहा है। तो हम लोग का फॉर्म खुल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, फॉर्म तो प्रॉपरली खुल गया एंड जैसे ही सबमिट कर रहे हैं इशू आ रहा है। फील्ड का नाम देख लेते हैं, नेम ईमेल, EMAIL। ठीक है यार। एक बार वैलिडेशन लगा के देखते सर, गलत डाल के वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने प्रिंट का तो कोड ही नहीं लिखा हमने ना, प्रिंट कैसे होगा? अभी तो हमने सिर्फ इधर से भगाया है। तो कम से कम फॉर्म मतलब हम ये चाह रहे थे, चलो वैलिडेशन नहीं लगाते हैं अगर मान लो हम, तो ठीक है, ये नहीं लगाते हैं अगर हम टाइम बिंग। हमारा पेज तो पहले खुले तब तो हम आगे कुछ करें भी। चलो भाई, वैलिडेशन ही नहीं लगाया हमने, ठीक। और ये नो बाइंडिंग रिजल्ट नथिंग, सीधा भाई हमें बस खाली पेज खोल के दे दो, बाकी तो अपन कर लेंगे। ये हो गया। अभी डेटा आना चाहिए, बाइंड होना चाहिए और हमें सीधे व्यू पे सीधे में फॉर्म खोलना चाहिए। यही सीन होता है ना? यस सर। व्यू पे सीधा फॉर्म खुलना चाहिए। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। गेटर्स मिल रहे हैं ना? चलो एक बार टू स्ट्रिंग में तो इशू नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, गेट नेम एंड गेट ईमेल। ठीक है एंड और टीएच ऑब्जेक्ट से ये नेम और ईमेल को तो उठा ही लेगा। यहाँ डॉलर की जगह स्टार यूज करे वो तो इशू नहीं आ रहा सर वहाँ पे फील्ड में। वही, यही स्टार ही तो यूज़ होता है, डॉलर तो होता नहीं वो उसके लिए, मतलब फील्ड रेंडर, फील्ड के नाम के लिए। नेम स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है यार मेरे से भी, वही मैं देख रहा हूँ हर जगह सही है ना? बाकी तो सही है। चलो एक बार फिर से रिलॉन्च करके देखते हैं। अभी हमने वैलिडेशन हटा लिया ना, तो वैलिडेशन हटाने के बाद चल गया तो ठीक है। एक्शन, अच्छा देखो गलती किए हैं यार, यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं हम, टीएच एक्शन होता है। टीएच एक्शन, थाइम लीफ में जब भी आप एक्शन कर रहे हो, थाइम लीफ का एक्शन यूज़ करोगे। चलो अभी चल जाएगा सब। तो यही वजह से थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था हम लोग का। अभी चल जाना चाहिए, ठीक है? तो मा बाकी मैंने फिर से बाइंडिंग-वाइंडिंग ले आया मैं, ठीक है? तो ये मिसिंग हो रहा था, ये जो एक्शन था हमारा, वो टीएच से होगा, बस। @ इंक्लूड कर दो क्योंकि टाइप हमने ईमेल दिया है
एंड देखो वापस से वही पेज खुला और क्या हमारा ऑटो फिल हो गया? यस सर। जी, पहले ऑटो फिल करने के लिए हमें पूरा वैल्यू वगैरह लिखते थे, इसका नाम देना ये वो, अभी बहुत ईज़िली हो गया। आपका अब आपका इधर आया भी है, बैकएंड चला है, ये देख लो ना यहाँ पे, ये देखो, बैकएंड चला है आपका। इस तरीके से हम डेटाबेस बस ये मिसिंग होने की वजह से इतना देर से परेशान हो रहे थे। खैर, चलिए तो ये आप सीख गए कि भाई जब भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई फॉर्म ओपन कर रहे हैं, रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी कोई फॉर्म ओपन कर रहे हैं, आपको पता है कि ये फॉर्म डीटीओ स्पेसिफिक है, तो वो डीटीओ आप हमेशा मॉडल ऑब्जेक्ट में डाल के फॉर्म को ओपन करें और फॉर्म में बता दें कि ये ऑब्जेक्ट से मेरा डेटा बाइंड होने वाला है। उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो-जो फ़ील्ड का नेम आप जिस-जिस इनपुट में देंगे, उसमें ऑटो फिल वाली झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। ऑटोमैटिकली डेटा आपका फिल हो जाएगा एंड आपका यहाँ पे अ, एरर रेंडरिंग भी बहुत ईज़ी हो जाएगा। जैसे अब मेरे को भाई नाम अगर मैंने खाली दिया है, अगर नाम मैंने खाली दिया है, तो ये वाला मैसेज आना चाहिए, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। ये बहुत यस ई सर। हाँ, ये बहुत ईज़िली यहाँ पे आप कर सकते हो। आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे। अब आपको किस टैग में करना है ये आपकी नीड है, मैं स्पैन में कर दे रहा हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे इसी के अंदर आपका लगेगा th:\if if ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे अब यूटिलिटी ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है फ़ील्ड्स। फ़ील्ड्स नाम का यूटिलिटी ऑब्जेक्ट है। कोई भी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट हैश से यूज़ होता है। हम लिखेंगे हैश फ़ील्ड एंड इसका मेथड हैज़ एरर हैज़ एरर। अगर नेम फ़ील्ड में कोई एरर है, ठीक है? तो क्या किया जाए? उस एरर को प्रिंट कर दिया जाए। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इसी स्पैन में यूज़ कर लेंगे th:\error नहीं आ रहा है? th: आता तो है यार, एरर्स ठीक है, th:\errors एंड देन आपने बोला अपनी फ़ील्ड का नाम दिया डॉलर सॉरी ये फ़ील्ड देते हैं तो डॉलर नहीं लगाते हैं, सिंपल। ये अब स्पैन में आपने जो यहाँ पे दिया, अगर मेरे को ईमेल का चेक करना है तो एक ईमेल के ऊपर स्पैन लगा देंगे, हो जाएगा काम। यस सर। बस वहाँ पे हैज़ एरर में नेम, ईमेल फ़ील्ड का और एरर को प्रिंट करने के लिए th एरर्स में ईमेल आप नेम दे देंगे। तो ये इस तरीके से काम आपका हो जाएगा। पहले याद होगा आपको कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे। बाइंडिंग रिज़ल्ट हैज़ एरर कर सकते थे, फिर गेट ऑल एरर्स करते थे, फिर हमें वो लिस्ट मिलती थी, उस लिस्ट को मॉडल में डालते थे, भेजते थे, फिर वहाँ पे काम करते थे। अभी हम डायरेक्ट इधर आ जाएँगे फॉर्म पे। चूँकि थाइमलीफ को पता है कि भाई किस किस ऑब्जेक्ट में मेरा डेटा बाइंड हुआ है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई एरर आता है, तो ये ऑटोमैटिकली उस एरर को सेंस करके प्रिंट कर देगी। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा चीज़ों को देखो, जब भी चीज़ें शॉर्ट होती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होती है, तो फ्लो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो चीज़ें शॉर्ट होंगी तो थोड़ी-सी दिक्कत आपको आएगी कि अरे ये कैसे हुआ? तो काफ़ी चीज़ें चूँकि ऑटोमैटिकली हो जाती है। तो एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में देख रहे हो मेरी खुद प्रैक्टिस में नहीं है तो कई बार मैं छोटी-छोटी चीज़ें टीएच-वीएच भूल जाता हूँ। तो वो नॉर्मल सी बात है। आप अगर टाइम लीव के एक प्रोजेक्ट बना दोगे तो सब स्मूथ हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक बार रिफ्रेश किया जाए इसको या कैंसल करते हैं। हम स्टार्टिंग से चलते हैं टेस्ट/होम से। ये तो अच्छा हुआ कुणाल को दिख गया नहीं तो हम लोग इसी में फँसे रह जाते। माय फॉर्म एंड इसको खाली छोड़ते हैं, ठीक है? ये देखो नेम कैन नॉट बी ब्लैंक आया ना? इस तरह से एरर वगैरह भी भर दोगे तो वापस से जाएगा, खुल के आएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखो, तो ये था भाई आपका थाइमली। इसके अलावा बहुत सारे टैग हैं लेकिन डाइव करने की नीड नहीं है अनलेस कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी थाइमलीफ में काम पड़े तो, है ना? अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। अगर कोई काम पड़ता है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? जितना हमने बताया इतने पे आपने जितने भी प्रोजेक्ट का काम किया था वो सब चाहो तो थाइमलीफ पे स्विच कर सकते थे। एक क्लोन बना लेना और ये काम कर लेना। ये चीज़ें मैंने नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखी हुई, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो क्या है भाई थाइमलीफ? थाइमलीफ इज़ अ जावा बेस्ड सर्वर साइड टेम्पलेट इंजन यूज्ड फॉर रेंडरिंग डायनामिक कंटेंट। डायनामिक कंटेंट को रेंडर करने के लिए होता है। ये भाई स्प्रिंग बूट एमवीसी के साथ बहुत कंपैटिबल है, ईज़िली आप देख ही रहे हो, कुछ हमें सेटिंग-वेटिंग कुछ एज़ सच करनी नहीं पड़ी। मतलब हमें स्टैटिक वाला फ़ोल्डर भी ऑटोमैटिकली मिल गया
और हमें टेम्पलेट वाला फ़ोल्डर भी ऑटोमैटिकली मिल गया। लेकिन वही जब हम लोग इसमें काम कर रहे थे, क्या नाम है? अ, जेएसपी। जेएसपी, तो उसमें हमें बनाना पड़ता था बाकायदा, ठीक है? वेब ऐप, वेब आइनफ सब बनाना पड़ता है। की फीचर्स है भाई, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, फॉर्म बाइंडिंग, टेम्प फ्रैगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनलाइज़ेशन, कुछ मैसेजिंग वगैरह भी प्रिंट कर सकते हो, मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज़ में, या एक्सप्लोर करना आप लोग यूआरएल मैनेजमेंट बेस पे जाकर के आसानी से कर सकते हो। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों मोड में यूज़ होता है, ये इसकी डिपेंडेंसी है। टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए टीएच टेक्स्ट, लिंक वगैरह करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट। देन जो भी हम लोगों ने चीज़ें सीखा, मैंने सारी चीज़ लिखी है, नेम स्पेस के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कंडीशंस लगाना है तो टीएच इफ है, टीएच अनलेस है। लूप के लिए आप टीएच ईच लगाते हो। स्विच एक हमने नहीं बताया, आप एक्सप्लोर कर लेना टीएच स्विच से। मतलब कोई मॉडल से कोई डेटा आ रहा है जिसकी की का नाम रोल है, तो अगर रोल एडमिन है तो ये प्रिंट होगा, रोल यूज़र है तो ये कर लोगे ये वाला? यस सर। है ना? सिंपल सी बात है। बाकी फॉर्म्स वाला इम्पोर्टेंट था, जब भी कोई फॉर्म खोल लो उसमें से अगर डीटीओ स्पेसिफिक डेटा पास ऑन हो रहा है, तो आप पहले आप उस खाली यूज़र ऑब्जेक्ट को या खाली डीटीओ ऑब्जेक्ट को डाल के अपना फॉर्म ओपन करें, सो दैट वो चीज़ें ऑटो फिल आसानी से हो जाए। बाकी यहाँ पे टीएच ऑब्जेक्ट एंड टीएच फील्ड का काम है ऑटोमेटिक बाइंडिंग, लेस एरर प्रोन एंड वैलिडेशन रेडी। वैलिडेशन रेडी भी हो जाता है, हमें कोई ऐसा नहीं कि गेट ऑल एरर्स निकाल के लिस्ट भेजनी है। अगर भाई आपके डीटीओ में एरर है तो वो ऑटोमेटिक सेंस करके प्रिंट कर देता है। देन लेस नो नीड टू मैनुअल राइट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। नेम अलग से आपको एचटीएमएल का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है, नेम इक्वल टू आपको नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद फील्ड का नेम मतलब फील्ड से उस नेम की वैल्यू निकालेगा। ये तो लिखना पड़ता है हमें, ये हटा देते हैं। नो नीड टू राइट मैनुअली वैल्यू, वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेम तो लिखना पड़ता है। नो नीड टू मैनुअली राइट वैल्यू, जो हम लोग, ये याद है ये वाला काम हम लोग पहले करते थे? यस सर। हाँ। बाकी ऑटोमैटिक बाइंडिंग तो आप देख ही रहे हो, डेटा ऑटोमैटिक हमारा बाइंड हो रहा है, ऑटो फिल भी हो रहा है। तो इतना काम आप लोग कर लेना। बाकी अगर एरर को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो हमने बताया स्पैन के अंदर फील्ड्स, यूटिलिटी और हैश से जब भी कोई चीज़ शुरू हो रही है तो यूटिलिटी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। कल को मैथ वगैरह यूज़ कर सकते हो, इसमें लिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें खुलेंगी, लेकिन उसमें मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं हम लोग को। हम लोग को मेन अभी रेस्ट एपीआई पढ़ना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ना है। ये एक छोटा-सा कांसेप्ट था, तो हमने सोचा कि चलो एक दिन हम लोग इसकी बात भी कर लेते हैं। बाकी हम लोग कल से अब एपीआई पे मूव करेंगे।